तो टू ब्लॉक सिस्टम में हम लोग फ्रिक्शन का फ्रिक्शन में आगे बढ़ते हैं, हम लोग टू ब्लॉक सिस्टम में चलते हैं। टू ब्लॉक सिस्टम, टू ब्लॉक सिस्टम बीटा वाला बना ली, एक्सेलरेशन आ गया है ना, एक्सेलरेशन का वैल्यू तुम लोग उतार लिए होंगे। अब देखो यार, मान लो दो ब्लॉक सिस्टम है, एक ये ब्लॉक है पूरा, ये ब्लॉक। अब दो ब्लॉक सिस्टम में मान लो इस ब्लॉक में कोई फोर्स F फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो इधर की तरफ कोई अगर F फोर्स लग रहा है तो ब्लॉक डिपेंड कर, अब ये ब्लॉक क्योंकि ग्राउंड से टच है, मतलब इस सरफेस पे लगा हुआ, अब फ्रिक्शन में बोला है दोनों, इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ फ्रिक्शन लग रहा होगा और इसमें भी कुछ फ्रिक्शन लग रहा होगा, है कि नहीं। तो इसका भी कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, μ1 मान लो ये m1 है तो ये m2, ठीक है। इसको कहते हैं क्या, μ2। तो अब ये दोनों कांटेक्ट सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या दे रहा है, क्या प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है ब्लॉक पे। ये जो F फोर्स है इसको खींच रही है, तो ये ब्लॉक तो आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। नीचे वाला ब्लॉक आगे की तरफ तो जाना ही है, फोर्स लगा रही है। अब ऊपर वाला ब्लॉक आगे जाएगा कि नहीं, ये देखो। तो ऊपर वाला ब्लॉक आगे कब जाएगा, जब ये दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना अच्छा तगड़ा है और इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस ब्लॉक पे पीछे, इस ब्लॉक को आगे कर दो, नीचे वाले ब्लॉक पे पीछे की तरफ लगेगा और ऊपर वाले ब्लॉक पे आगे की तरफ लगेगा। ये ब्लॉक इसको ले जाना चाह रहा है कि ऊपर वाले को, ऊपर वाले ब्लॉक को नीचे वाला ब्लॉक लेके जाना चाह रहा है साथ में। लेके कब जाएगा, जब नीचे वाला ब्लॉक ऊपर वाले पे फोर्स लगाएगा। वो कौन सा फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शन ना लगाएगा। तो ये ब्लॉक ऊपर वाले ब्लॉक पे इधर की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, F1 लगाएगा कि नहीं। हाँ। अब पीछे की तरफ भी एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, किस पे, ऊपर वाले ब्लॉक पे नहीं, नीचे वाले। एक्शन रिएक्शन पेयर में होता है, पता है। अब ऊपर वाले पे ये फोर्स लगा रहा आगे, तो ऊपर वाला बोल रहा तुम जो हमको लेके जाओगे, जैसे मान के चलो हम यहाँ खड़े हैं, हमको कोई खींच रहा है, तो हमको जो खींच रहा है क्या हम उसको नहीं खींचेंगे, क्योंकि मेरा जो वजन है उससे हम उसको खींचेंगे ना। जो आदमी हमको खींचेगा तो उसको हम भी खींच रहे हैं, रेजिस्ट तो करोगे, रेजिस्ट भी नहीं करोगी तो अपना ही वजन तो उसके लिए भारी नहीं बनोगे, समझ, तुम रेजिस्ट भी नहीं कर रहे। इसको ले जाने के लिए भी भैया इसको ना पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा इस पे, इसको कुछ कमी फील होगा ना, फ्री में तो नहीं चल जाएगा, इसको कुछ लॉस होगा ना ले जाने के लिए, तो वो लॉस ये फ्रिक्शन इस F फोर्स पे कुछ कमी आ जाएगा, इधर की तरफ लग जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर बेचारा ऊपर वाला नहीं होता तो ये आराम से आगे जाता, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन ऊपर वाला को भी लेके जाने की वजह से इधर की तरफ एक लॉस तो झेलना पड़ेगा इसको, तो ये वाला लॉस। क्यों लॉस, क्योंकि F1 आगे दिया है तो F1 पीछे भी लगेगा। किस पे लगा, ये F1 किस पे लग रहा है, ऊपर वाले पे। ये F1 किस पे लग रहा है, नीचे वाले पे। समझ में आ रहा है कि कोई दिक्कत, इसका एफडी बना के क्लियर कर, इतनी बातें समझ में आ रही। अब अगर ये F1 फोर्स, सुनो, ये F1 फोर्स इतना, मतलब कुछ ना कुछ F1 फोर्स होगा तभी ये ऊपर वाले ब्लॉक को आगे लेके जाएगा, नहीं तो नहीं ले जा पाएगा। समझ में आ रही कि नहीं, हाँ ये समझना। दूसरी बात यहाँ पे, अब ये कॉन्टैक्ट सरफेस पे भी इस जो आगे लेके जा रही है ब्लॉक को, तो यहाँ क्या ये पीछे की तरफ नहीं लगेगा, F2 फोर्स लगेगा कि नहीं, एक फोर्स तो पीछे की तरफ भी लगेगा ना इधर। अब ये दोनों को कैंसिल आउट करने के बाद अगर F का वैल्यू ज्यादा है तो वो मूव करेगा, नहीं तो बेचारा यहीं पे रह जाएगा। समझ में आ रहा है, ये दोनों फोर्स को कैंसिल करने के लिए ना F फोर्स लगा रही हो। F फोर्स अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होगा तभी मूव करेगा ना। अब एफडी समझो दोनों ब्लॉक का, ऊपर वाले ब्लॉक का एफडी देखो,
फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ F1 लग रहा है, आपको लग रहा है क्या? F1 नीचे Mg लग रहा है, ऊपर नॉर्मल फोर्स N1, ये M1G, इतनी फोर्सेस लग रही इसमें और कोई फोर्स नहीं। अब देखो इस वाले ब्लॉक का देख लो, पीछे की तरफ क्या लग रहा है? हाँ नीचे वाला F2 फोर्स लग रहा है, आगे की तरफ क्या लग रहा है? कैपिटल F लग रहा है, इधर पीछे की तरफ क्या लग रहा है? F1 फोर्स लग रहा है, लग रहा है नहीं? इतनी सारी फोर्स, नीचे की तरफ क्या लग रहा है? M2G, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? N2, समझ आ रहा है? कोई दिक्कत इतना एपिडेमिक नहीं है। तो ये इस तरीके से हम फोर्स को बैलेंस करने सीखेंगे, क्योंकि अभी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, समझाना था कि इस तरह का ब्लॉक रहेगा, हम लोग ऐसा स्टडी करेंगे। दूसरी बात, अब ये ब्लॉक मूव तभी कर पाएगा जब ये F फोर्स ये दोनों फोर्स से ज्यादा होगा, F1 प्लस F2 से ज्यादा होगा F अप्लाइड फोर्स, तभी मूव करेगा कि नहीं? होगा, करेगा कि नहीं? नेट अनबैलेंस फोर्स कितना होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए ना, जीरो हो जाएगा तो फिर रुका ही रहेगा। तो अगर F फोर्स अप्लाई भी हो रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि ब्लॉक मूव कर जाए। मूव करने का कंडीशन क्या है कि ये अप्लाइड फोर्स बड़ा ग्रेटर देन होना चाहिए दोनों फोर्स के समय। तो हम लोग क्वेश्चन बनाते रहेंगे। तो क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन लो, मोबाइल तो मैंने ब्लॉक लोगों का ही मोबाइल, अच्छा तुम्हारा ही मोबाइल दे दो, कल से रिकॉर्डिंग्स में तुम अपलोड कर दो। एक क्वेश्चन भेज रहा है, वो क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद इसे सॉल्व करो। ये भेज दो। चलो वो क्वेश्चन देख लो, भेज रहे हैं तो 11th वाले क्वेश्चन देखो, उसको अच्छा करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम। दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन निकालना एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम, दोनों ब्लॉक के बीच का, ग्राउंड का नहीं, दोनों ब्लॉक के बीच का। तो सबसे पहले ब्लॉक का एफबीडी देखो, तो सबसे पहले 5 केजी के ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है? 50 न्यूटन लग रहा है। और 10 केजी का ब्लॉक पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, 10 केजी का ब्लॉक रखा हुआ है, उसके ऊपर 5 केजी का ब्लॉक पे कितना 50 न्यूटन फोर्स लगा। तो दोनों का एफबीडी बनाएंगे सबसे पहले, 5 केजी, 10 केजी और 50 न्यूटन, है ना? तो पहले इसको ले लीजिए। ये है ब्लॉक ऊपर वाला, ये है नीचे वाला, ये 5 केजी, 10 केजी, कितना न्यूटन? आप कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसका कितना? 0.4। नीचे वाले का स्मूथ है, नीचे वाला स्मूथ है ना? ये है स्मूथ, ये सरफेस कैसा है? स्मूथ। और ये कितना कैसा है? 0.4। ठीक है, ये सारी चीजें दी हुई है क्वेश्चन में। अब इतनी सारी गिवन डाटा में हमको तो एक चीज क्लियर हो रहा है कि सर यहाँ 50 दिए हैं तो फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ लगेगा और ये इस पे भी एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो इसको ले जाने में मदद करेगा, नहीं करेगा? ये इसी तरह का होगा ना, तो दोनों के बीच में कांटेक्ट है,
अब कांटेक्ट में रिलेटिव मोशन होने की कोशिश कर रहा है, ऊपर वाले ले जाएगा तो नीचे वाला नहीं आएगा कैसा, तो नीचे वाला भी जाने की कोशिश करेगा, तो जाएगा कि नहीं वो देखना है। सबसे पहले इस ब्लॉक का एफबीटी बना के देखो, ऊपर वाले का, है ना, ऊपर वाले पे इधर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन। अब पीछे की तरफ कितना, इस वाले पे आगे की तरफ लगाएगा तो ये पीछे की तरफ लगाएगा ना, ये वाला ब्लॉक इस पे यहाँ, ये वाला इस पे लगाएगा, है कि नहीं, ये समझ में आ रहा है। ऊपर वाला ब्लॉक इसको आगे की तरफ ले जाना चाहिए, इसको पीछे नीचे वाले को, तो नीचे वाले पे फ्रिक्शन कितना लगेगा आगे, तो ऊपर वाले पे किधर पीछे की तरफ लगेगा ना लॉस। ठीक, अब कितना लगेगा नहीं पता सर, F1 मान लेते हैं ना, फ्रिक्शन फोर्स तो निकालना ही है। अब देखो नीचे की तरफ क्या लगेगा, 5 kg है तो 50 लिख लेते डायरेक्ट, है कि नहीं, और ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगेगा, है ना, और ऐसे ही है तो कोई इंक्लाइंड फोर्स ही नहीं है तो डायरेक्ट 50 के बराबर ही होगा नॉर्मल फोर्स, है कि नहीं, नॉर्मल फोर्स और ये 50 के बराबर होगा, क्योंकि नीचे इस डायरेक्शन में कोई मोशन हो ही नहीं रहा। इतनी बात तो समझ में आ रही है। ठीक, अब यहाँ पे तुमको ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं वो पूछ लिया, तो एक चीज बताओ, लिमिटिंग फोर्स कितना है वो तो देख लेते हैं। लिमिटिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो Fl का वैल्यू कितना है, u इनटू n होता है, u का वैल्यू कितना 0.4, n का वैल्यू कितना दिया 50 दिया, तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20, मतलब 20, है ना, तो 20 न्यूटन क्या है इसका लिमिटिंग फोर्स, क्या अप्लाइड फोर्स 20 से ज्यादा है, यस, मूव करे, इसका मतलब ऊपर वाला ब्लॉक मूव करने वाला। एक चीज बताओ, ऊपर वाला ब्लॉक जब मूव कर गया तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आया, फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है 20 है ना, तो आगे की तरफ कितना लग रहा है 20, तो ये तो आगे मूव कर जाएगा भैया, लेकिन पीछे की तरफ एक फोर्स इस ब्लॉक पे, अंदर वाला ब्लॉक कितना, अब देखिए बात, ये अंदर वाला ब्लॉक है, अंदर वाला ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा है, एक F पे लिमिटिंग ही लगाएगा ना, मैक्सिमम फोर्स ही लगाएगा, उससे ज्यादा तो लगा नहीं सकता, कि कितना फोर्स लगाया 20 न्यूटन ही होगा। अब अंदर वाले का एक्सीलरेशन निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं, समझ में आ रहा है, इसका भी एक्सीलरेशन निकल जाएगा, ऊपर वाले का एक्सीलरेशन कितना होगा देख लो। अब देखो इतना न्यूटन से ज्यादा लगा, ये न्यूटन ये तो कैंसिल आउट हो गया ना, अब एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना ऐसे भी निकाल लो डायरेक्ट, नेट फोर्स अभी इधर इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है 20 माइनस 50, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू 30 बाय मास कितना है इसका 5 kg ना, तो कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर से एक्सीलरेशन, ऊपर वाले का एक्सीलरेशन ये a1 मान लो, है ना। अब नीचे वाला क्या ऊपर, जब नीचे वाला एक्सीलरेट कर रहा था क्या ऊपर वाला साथ में नहीं था, ऊपर वाला भी था ना, ऊपर वाला ही तो इसको भी लेके जा रहा है, अब दोनों का एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा एक साथ, है कि नहीं, ये जब ऊपर मूव किया था ये भी तो साथ ही साथ मूव करने लग गया होगा। और एक चीज बताओ, हाँ ठीक है, ये ऊपर वाला चला गया उसके बिना एक्सीलरेशन, तो नीचे वाला किस एक्सीलरेशन से जा रहा होगा, तो नीचे वाले का देख लेते हैं, F फोर्स एक्सीलरेशन a इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 20 बाय मास तो दोनों का रहेगा ना, 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा 15, तो कितना हो जाएगा एक्सीलरेशन 4/3 मीटर पर सेकंड। अब क्या निकालने वाला, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना, फ्रिक्शन का वैल्यू निकाल लीजिए ना, कितना 20 न्यूटन, समझ में आ रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, दूसरे का एक्सीलरेशन कितना, हां दूसरे का एक्सीलरेशन कितना दिया 3.8 ac दिया हुआ ना जी, हां दिया हुआ 3 वही आया 50 पता पड़ा एक्सीलरेशन, नीचे वाले में नहीं दिया 50 पता पड़ा प्लेट एक्सीलरेशन, आप दोनों को लेके जाएंगे ना ऊपर वाला ना, ठीक है 6 मीटर पर सेकंड सही तो है, a1 a2 सही तो है। अरे टोटल ओवरऑल की एक्सीलरेशन दे रखा है, जब मूव नहीं करता तो मूव ऊपर वाला मूव कर जाता ना, तो अगर चिपका हुआ रहता, जब तक चिपका हुआ नहीं था, मतलब जब तक वो मूव नहीं किया था, तो तब तक तो चिपका हुआ था, तो दोनों का एक्सीलरेशन एक साथ निकालना पड़ेगा। लेकिन जैसे ऊपर वाले में 50 न्यूटन लगाया हो, तो 50 न्यूटन लगाते ही तुमको क्या हो गया, ये ऊपर वाला मूव करना जाएगा, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा आ गया उसका, तो
तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा आ गया तो देखो उसमें आंसर सॉल्यूशन में भी दे रखा है, तुम लोग भेजे नहीं भेजे। तो A1 और A2, A1 का वैल्यू 6 मीटर पर सेकंड, A2 का वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड आ रहा है। कितना है जी? हाँ, अलग अलग एक्सेलरेशन के साथ ये मूव कर चुका। अगर मूव कर चुका है तो नीचे वाले पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या लग रहा था? F फोर्स लग रहा था। अगर अलग अलग इंडिपेंडेंटली लोगे तो इसका कितना मास देना पड़ेगा तुमको? 5 10 नहीं 10 तो कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। लेकिन जब वो कंबाइंड गए तो कंबाइंड के लिए एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? AC कंबाइंड वाला केस के लिए तो कंबाइंड के लिए कितना हो जाएगा? 15 न्यूटन, क्योंकि नीचे वाला क्या स्मूथ है तो पूरा ब्लॉक को एक जगह लेके मारना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 50 बाई टोटल मास कितना? 15 तो कितना आ गया? 3 पॉइंट समथिंग है। 5 का 15 5 10 मतलब 3.33 मीटर पर सेकंड। उसके बाद फ्रिक्शन को आते हैं तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ही हुआ। फ्रिक्शन का वैल्यू कितना दे रखा है? लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर Fl के बराबर। सही है 20 मीटर। चलो समझ गए? समझ में आया? नहीं देखो ऊपर वाला सबसे पहले एक चीज बताओ, जब ये कंबाइंड हुआ था जैसे तुम फोर्स लगाए तो ये तो मूव करना शुरू करेगा। इसके साथ ये भी था ना, समझो बात को। जब इसके साथ ये भी था तो इसके साथ ये भी साथ में मूव करेगा। जैसे फोर्स लगाता तो मूव करना शुरू करता था। ठीक, इसका वैल्यू जैसे 50 पहुंचा ये हो जाएगा अलग। 20 न्यूटन तक तो ये मूव कर रहा था साथ में। अब 50 न्यूटन लगाए तो ये मूव केजी से मूव करना शुरू कर देगा, एक्सीलरेट होना शुरू कर देगा ऊपर वाला। तो ऊपर वाला एक्सीलरेट जब होगा तो उस केस में ऊपर वाले का एक्सीलरेशन कितना आएगा? A1 का वैल्यू 6 मीटर पर सेकंड। अब ये जैसे मूव करके चला गया, इसमें कितना फोर्स लगा के गया? इसमें कितना फोर्स लगा रहा था? इस ब्लॉक नीचे वाले नीचे वाले पे 20 न्यूटन लगा रहा था और उस 20 न्यूटन की वजह से इस पे एक्सीलरेशन आएगा कुछ, तो वो किसका उसका वैल्यू कितना है? 2 मीटर पर सेकंड। और कंबाइंड मास के लिए इतना समझ में आया? कंबाइंड मास 6 और 2 प्लस कर दो। अरे कंबाइंड मास मतलब जब तक चिपका हुआ था ये मूव नहीं किया था तब। अलग अलग मूव कर रहा है ना फिर बाद में, नहीं समझ रहा? वो बोल रहा है कंबाइन कर देते हैं एक्सीलरेशन। अरे नहीं कंबाइंड नहीं, कंबाइंड एक्सीलरेशन जब मूव नहीं करेगा निकाले तो ना मूव नहीं कर रहा तब के लिए ये उतारो। दोनों का तो ये होना चाहिए। दोनों का कंबाइन अगर एक्सीलरेशन करेंगे तो नीचे वाले का 2 आएगा जो 20 मीटर होगा और फिर ऊपर वाले का 50 होगा। तो 6 आया तो दोनों का कंबाइन दोनों का ऐड कर दो। अरे जिस पे फोर्स लग रहा है वो ना भागेगा। नीचे वाले पे अलग अलग फोर्स लग रहा है ना, ऊपर वाले में तो अलग लग रहा है। तो ऊपर वाले के में क्या इसका फोर्स ऊपर वाले में ऐड कर दोगे? 2 एक्सीलरेशन कर रहा है ना। हाँ 2 मीटर पर सेकंड से ये जा रहा है और ये 5 कितना मीटर पर सेकंड से जा रहा है? 6 मीटर पर सेकंड से। तो अब तो अलग कर चुके तब ये जा रहा है उसना उसी एक्सीलरेशन से अलग अलग हो चुका है, एक साथ नहीं जा रहा वो। इसका स्पीड थोड़ा ज्यादा है, इसका स्पीड थोड़ा कम है। समझ रहे हो? चलो ये कंबाइंड केस के लिए ये वाला केस, इस केस में ये आंसर नहीं आएगा। ठीक है, आंसर कौन कौन होगा? ये और ये। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा है वो अलग अलग मास के लिए पूछ रहा है, अलग अलग मास के लिए वो होगा। लेकिन कंबाइंड मास के लिए अगर एज्यूम करोगे कि कंबाइंड मास देंगे जब इसका फोर्स अगर 50 न्यूटन से कम लगाते हैं यहाँ पे तो ये कंबाइंड ही रहता, तो उस केस में इतना एक्सीलरेशन। अगला देखो, अगला तो तुम लोग देख भी नहीं सकते हो। एक काम करो जी, एक आदमी फोटो खींच के ले जाओ और क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन भी बनेगा। इधर आके तो फोटो खींच के ले जाओ। भाई ये ऑडियो में इसका फोटो
इसमें एक चीज मिसिंग था। देखो मिसिंग क्या मतलब, सब चीजें सही है सर, या समझो ये वाला एफडीडी समझ में आ रहा था सही, लेकिन इस वाले एफडीडी में ऊपर का मास टू वजन ऊपर से नॉर्मल फोर्स मार रहा था कि नीचे की तरफ, यस ऊपर n1 गया तो नीचे भी n1 आएगा ना, ये n1 है ना, तो नीचे भी n1 रहेगा, एक फोर्स नीचे की तरफ लगाएगा नहीं, क्योंकि ये इस पे नीचे ऊपर लगा रहा था, तो सेम फोर्स नीचे भी लगाएगा ना, तो नीचे इसका mg तो रहेगा m2g है कि नहीं, और इधर की तरफ कोई एक्सीलरेटर, हाँ कौन सा फोर्स का नहीं लग रहा था क्योंकि वो स्मूथ था, इधर की तरफ अब ठीक समझ में आया। तो ये न्यूटन, क्योंकि इसका यूज नहीं है इसलिए हम छोड़ दिए हैं, बट ये एफडीडी में शो करना है, क्योंकि लिमिटिंग में आ गया तो आपको कोई यूज ही नहीं, लिमिटिंग फोर्स लग गया तो आपको यूज ही नहीं, बट ये कंसीडर करना है, ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। अब नीचे की तरफ से एक नॉर्मल रिएक्शन इसमें भी लगेगा ना, n2 पर ये n1 नीचे लगा, समझो एक ये बॉटम इस पे फोर्स n2 रिएक्शन नहीं लगाएगा, इसकी वजह से इस पे नीचे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन है, और इस बॉटम की वजह से भी तो ऊपर की तरफ इस ब्लॉक पे दो नॉर्मल रिएक्शन करेगा, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, और नीचे mg तो लगेगा ही लगा m2g, ठीक है, ये एफडीडी के केस के लिए, बाकी इसका यूज नहीं है, क्यों, क्योंकि ये लिमिटिंग केस में तो अब तो यूज ही नहीं है, क्योंकि फोर्स लिमिटिंग नहीं लगा, तो लिमिटिंग के लिए तुम्हारा नॉर्मल लिमिटिंग फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला था, लिमिटिंग वाला निकाल चुके म्यू, और ऊपर वाला लिमिटिंग था ना, ये ऊपर का लिमिटिंग फोर्स है, लेकिन नीचे अगर बोलते कि यहां का निकालते तो यहां पे n के जगह पे क्या लिखना पड़ता है, n1 n2, n के जगह, अगर यहां स्मूथ नहीं होता तो क्यों, क्योंकि टोटल नेट नॉर्मल रिएक्शन ना, नेट ऊपर की तरफ कौन सा कितना नॉर्मल रिएक्शन करता है, तो यहां दो नॉर्मल रिएक्शन है n1 और n2, तो नेट इसका समझ में आ रहा है, लेकिन इसका यूज यहां इसलिए नहीं है क्योंकि नीचे वाला स्मूथ सरफेस है, बेटे में घुसा नहीं, अच्छा ठीक है ये क्वेश्चन नहीं है, अभी अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में हो सकता है कि नीचे वाला अगले में स्मूथ, अगले में भी स्मूथ दिया, तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इन द गिवन फिगर ma 10 kg इन द फिगर shown ma 10 kg दिया है, mb कितना है 15 kg दिया है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f1 below which the blocks move together, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है फोर्स का जिसके नीचे वो क्या करने लग जाए, मूव करने लगे, मतलब दोनों ब्लॉक क्या करने लग जाए, below which the blocks move together, मतलब उससे नीचे मूव करेगा, उससे ऊपर अलग अलग हो जाएगा। क्वेश्चन क्या समझ में आया कि ऐसा फोर्स का वैल्यू बताओ, मैक्सिमम वैल्यू जिसके जस्ट ऊपर वो अलग हो जाएगा, जिसके नीचे दोनों एक साथ चिपक के जाएगा, तो इस केस के लिए इसका मतलब फ्रिक्शन इतना ही लगेगा इसमें कि वो चिपका रहेगा, अलग ना हो, समझो। तो पहले ए और बी दिया, उसको मास दे रखा 5 केजी और 15 केजी, 10 केजी और 15 केजी, सेम क्वेश्चन है, दस केजी दे रखा है यहाँ और 15 केजी दे रखा है यहाँ, और कॉएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है 0.25, और दूसरे का कॉएफिशिएंट ऑफ दूसरा स्मूथ है ना। अब f का वैल्यू पूछा है, ये f फोर्स जो लगाया है, f का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है जिसके जस्ट नीचे दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। एक चीज बताओ, अभी तो तुम लोग को समझा था एक साथ मूव करने का एक ही कंडीशन है कि इस पे इतना फोर्स लगे कि ये इस पे मतलब इस पे नेट फोर्स कुल मिला के बात समझो, ये फोर्स से इधर जो फ्रिक्शनल फोर्स जितना भी लगेगा सर उससे ये कम, तभी तो मूव नहीं करेगा, अलग नहीं जाएगा, समझो। अब एफडीडी करो उसको क्लियर हो, तो सबसे पहले एफडीडी बना दो, ऊपर वाले का एफडीडी बनाओगे तो क्या होगा सर, F max ऊपर आगे की तरफ लगेगा, ठीक। अब इसको आगे ले जा रहा है तो ये पीछे की तरफ एक फोर्स लगाएगा कि नहीं, F1 फोर्स मान लो, ठीक।
नीचे की तरफ क्या लगेगा सर 10 kg है तो 100 न्यूटन, ऊपर की तरफ क्या लगेगा 100 ये एंड मतलब यहाँ पे 100 न्यूटन ही लगेगा ऊपर की तरफ भी। इतनी बातें तो समझ में आ रही ठीक। अब ये ब्लॉक आगे की तरफ इसको ले जाने की कोशिश करना। ये F1 फोर्स कितना होगा ये समझने बनाने के लिए सबसे पहले ये F1 लिमिटिंग है या नहीं वो देख ले। लिमिटिंग आ रहा है कि नहीं? FL का वैल्यू निकालते सबसे पहले म्यू एंड 25 FL इक्वल टू कितना हो जाएगा म्यू इनटू n, म्यू का वैल्यू कितना है 0.25, n कितना है यहाँ पे 100 तो कितना आएगा 25 न्यूटन। लिमिटिंग फोर्स न्यूटन होगा। समझ में आ रहा है? इस लिमिटिंग से अगर ज्यादा हुआ तो भाग जाएगा मूव कर जाएगा, इस लिमिटिंग से कम हुआ तो ये एक साथ चिपक के जाएगा। समझ में आ रहा है? हो गया क्लियर है? तो 25 न्यूटन से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए तभी तो साथ में जाएगा। अभी साथ फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, तो 25 न्यूटन से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होना चाहिए। हाँ लेस देन दिया 25 न्यूटन। अब ये स्मॉल f का वैल्यू ना f का वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू 25 न्यूटन से दिया 25 न्यूटन से कम होना चाहिए। लेकिन अप्लाइड फोर्स का वैल्यू, अब अप्लाइड फोर्स का वैल्यू कितना आ रहा है तो ये तो आया लिमिटिंग का वैल्यू ठीक। अब देखो अब नीचे वाले का एफबीडी बना के देखते हैं सबसे पहले ठीक। नीचे वाले का एफबीडी में आप दोनों को लेके साथ में जाना ना, ऊपर वाला तो भाग जाएगा उसके ऊपर। अब नीचे वाले को ले जाने के लिए क्या कंडीशन है कि 15 न्यूटन नीचे की तरफ लगेगा इसके पहले 150 न्यूटन, ऊपर की तरफ कितना लगेगा इस पे, इसकी वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा कि नहीं, मतलब इसके इस ब्लॉक की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन, तो कितना आएगा इस ब्लॉक की वजह से 150 कितना मास 150। अब इस ब्लॉक की वजह से ऊपर तो नॉर्मल रिएक्शन आया, फिर ऊपर वाला और ऊपर वाले की वजह से भी तो है नीचे लगेगा है ना, तो ऊपर वाले की वजह से कितना लगेगा 100 नॉर्मल रिएक्शन जो लगाए वो ऊपर की तरफ 100, तो नीचे भी तो लगाएगा कितना 100 लगाएगा ना 200 तो 100 नीचे की तरफ आया 100 न्यूटन। इतनी बातें समझ में आ गई। अब स्मूथ है वो सरफेस। अब इस ब्लॉक पे आगे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ठीक ठीक। अब इस ब्लॉक को ये अब एक चीज बताओ इस पे कितना एक्सीलरेशन होगा अगर इस मान के चलो ये लिमिटिंग से ज्यादा है, अब दोनों मूव साथ में बोल रहा है, साथ में मूव करना चाहिए, कंडीशन क्या है मूव करना चाहिए। अगर 25 न्यूटन से कम लगाएंगे ना तो ये मूव ही नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा मूव ही नहीं करेगा। तो साथ में मूव करने के लिए कंडीशन है कि एक्सीलरेशन दोनों का सेम आ जाना चाहिए। क्या एक्सीलरेशन दोनों का सेम आना चाहिए। तो एक चीज बताओ दोनों का एक्सीलरेशन कितना सेम आने के लिए क्या कंडीशन है कि दोनों का एक्सीलरेशन a इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, अगर अप्लाइड फोर्स को F कह रहे हो तो a इक्वल टू F बाय कितना है 125 न्यूटन होना चाहिए ठीक 25 न्यूटन इतना एक्सीलरेशन देना है। तो इस ब्लॉक का भी एक्सीलरेशन कितना हो इतना ही होना चाहिए है कि नहीं। तो इस ब्लॉक में फोर्स कौन लगा है, सिर्फ एक ब्लॉक का फोर्स ये लगा है कि नहीं। अब एक चीज बताओ ये फ्रिक्शन इस पे लगा ये इधर लगा, अब आगे जो F फोर्स इस पे लग रहा है तो ये इसको आगे ही लेके जाना चाहिए, इस पे भी फोर्स आगे की तरफ है। एक ही इकलौता फोर्स लगा है और इसका वैल्यू मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर होगा कि नहीं। अरे ये फोर्स ही ना इसको एक्सीलरेट कर रहा है ठीक। तो F का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर। तो मास इनटू एक्सीलरेशन, मास कितना है इसका 50, एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना है कुछ नहीं F by 25, तो कितना आ गया जी 3 F by 5। इतना फोर्स इसको लगाना पड़ेगा तभी ये एक्सीलरेट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा।
बताओ इतना फोर्स लगाओगे तभी एक्सीलरेट करेगा। इसको एक्सीलरेट करने के लिए कितना फोर्स चाहिए, इतना चाहिए। और इसका रिस्पांसिबिलिटी है कि इसको साथ में ले जाए। इसका मतलब ये अप्लाइड फोर्स कितना लगा होगा, ये जो अप्लाइड फोर्स है लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो कम ही होना पड़ेगा। ये जो फोर्स का वैल्यू, ये वाला फोर्स का वैल्यू लगा रहे हो, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम ही होना पड़ेगा ना। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा तो क्या ये फोर्स लगा पाएगा? नहीं। तो ये दिस फोर्स मस्ट बी लेस इक्वल टू Fn। और Fn का वैल्यू कितना निकालेंगे? 25। तो F मस्ट बी लेस इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 * 25/3 कितना हो जाएगा? 30 जो भी है 25 3 7 8 8.33 मल्टीप्लाई कर दो। एक बार में कितना 41.65 क्या जी न्यूटन। अरे ज्यादा नहीं हो गया जी? हाँ अप्लाइड फोर्स ये तो ज्यादा ही है। कितना हो गया? 125/3 सही है। 125 ही आएगा ना? 25.625 ठीक। तो आया ये समझ आ गया। देखो ये थोड़ा ये एक्चुअली टू ब्लॉक सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसको हो जाता है क्योंकि यहाँ दो फ्रिक्शन लग रहा होता है ना। समझा करो ये जो F1 है ये F1 के बराबर है। अब देखो दोबारा समझाते हैं। ये दो ब्लॉक, इस ब्लॉक में इस ऊपर वाले ब्लॉक में कितना मैक्सिमम कितना फोर्स लगे कि ये ऊपर वाला ब्लॉक इसको भी साथ में लेके अलग भाग ना जाए। तो साथ में ले जाने के लिए पहला तो कंडीशन ये है कि इसके दोनों के बीच में जो भी फ्रिक्शन लगेगा वो लिमिटिंग से कम होना चाहिए। ज्यादा होते ही वो क्या हो जाएगा? मूव कर जाएगा, भाग जाएगा। पहला कंडीशन ठीक। अब लिमिटिंग का फोर्स का वैल्यू निकाल लो। लिमिटिंग आया 25। जो भी फोर्स का वैल्यू यहाँ पे मतलब इस पे लगे, यहाँ ये वाला नहीं, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू लिमिटिंग से कम होना चाहिए ना। इस लिमिटिंग से कौन किसका? ये स्मॉल f का जो भी लग रहा है। तो स्मॉल f का वैल्यू तो यहाँ निकालना है। ये पहले फोन क्या स्मॉल f का है तो स्मॉल f का वैल्यू हम निकालते हैं पहले। अब स्मॉल f का वैल्यू कब कैसे निकालेंगे? तो देखो स्मॉल f का वैल्यू किस ब्लॉक में दिख रहा है? एक ही तो फोर्स इकलौता है तो यहाँ से स्मॉल f तो आराम से निकल जाएगा। कैसे? तुमको पता है ये ब्लॉक पूरा सिस्टम को मूव कराना है, तो मूव कराना तो एक्सीलरेशन भी होना चाहिए। तो एक्सीलरेशन का वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगा नहीं ना। अब तुम मान लिए कि F फोर्स अप्लाई, जो भी फोर्स है वो F है मान, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा? फोर्स बाय टोटल मास इतना। यही एक्सीलरेशन से नीचे वाला ब्लॉक भी तो जा रहा है। तो ये फोर्स ये नीचे वाले ब्लॉक को कौन इकलौता फोर्स है ना जो दे रहा है एक्सीलरेशन। F इक्वल टू मास एक्सीलरेशन, F इक्वल टू मास का वैल्यू जो भी डाल दिया, एक्सीलरेशन का वैल्यू यहां से आया हुआ है डाल दिया। इसका वैल्यू आया 3m/5 और इसका वैल्यू लेस देन हमेशा लिमिटिंग फोर्स से तो ज्यादा कम ही होना चाहिए ना। ये जो अप्लाइड फोर्स है जो भी फोर्स इस पे लग रहा है ये लिमिटिंग से कम ही होगा। ये फोर्स लिमिटिंग से कम होगा, ये दिया ही है तभी तक फोर्स लगा। लिमिटिंग से ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स होता ही नहीं। फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? लिमिटिंग। बताया था ना स्टैटिक फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग। लिमिटिंग फोर्स से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो लिमिटिंग फोर्स है 25 न्यूटन और ये फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना है? 3m/4। तो ये लेस देन इक्वल टू Fl होना चाहिए। तो Fl अब यहां से F का वैल्यू नहीं निकल जाएगा कैपिटल F का। तो कितना आया? 41.65। तो यही तो पूछा ही था हमने। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन खुद से भी बनाओ, लाओ ये फोटो खींच ले। प्रैक्टिस करोगे तभी बनेगा। हाँ उतारो यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी उतार लेना घर में जाके। एक चीज बताओ, ये सब जो कितना हम यहाँ पढ़ाते हैं थ्योरी और न्यूमेरिकल जाके घर पे प्रैक्टिस करते हो? दोबारा बनाते हो क्वेश्चन? इसे डाउट आता है कभी? सर गलत पढ़ा दिया ऐसा आता है कभी? ये हमको नहीं सर, मतलब उसके बाद ना कैसे आया वो देखते। हां तो देख लेते हो ना, आप वीडियो बन जाएगा तो आप तो वीडियो भी देख लोगे। एक बार नहीं 10 बार देख लेना YouTube में जाकर ना।
अब वो सो जाना मतलब नोट्स भी नहीं करेंगे आप, क्योंकि एक हमको यूट्यूब में मिल जाएगा रात में, पता चला रात में अपलोड नहीं हुआ यूट्यूब। चलो भेज दो, भेज के ना। हाँ ये क्वेश्चन बनाओ और अप्रोच जैसा पिछला अप्रोच था वही अप्रोच को करोगे, फिर स्मूथ दिया नीचे वाला, समझे? हाँ वो तो सॉल्यूशन भी भेज दिए। सोल्यूशन मिल जाएगी। चलो पूरा सोल्यूशन दे भेजोगे, थोड़ा सा भेजो। समझ में आया जी? बनेगा, बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ।